गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इतिहास विषय में अध्याय 6 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। इस पाठ में हमने प्रारंभिक तैयारी और संगठन पढ़ा था, जिसमें हम देख रहे थे कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन के लिए तैयारी की जा रही थी। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्वराज के लिए संघर्ष, आंदोलनकारी दलों का निर्माण एवं प्रवृत्तियां। आप यह जानते हैं कि कांग्रेस ने प्रतिवर्ष अधिवेशन करके प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि की। महिलाओं की सहभागिता से भी सुधारात्मक आंदोलन शुरू किया। वे प्रार्थना पत्रों निवेदन के द्वारा अपनी मांगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे। सरकार मांगे पूरी करेंगी, ऐसा उनका विश्वास था। अंग्रेज सरकार ने उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। भारतीय राष्ट्रीयता की भावना को कमजोर करने का प्रयास किया। तत्कालीन वायसराय कर्जन ने उस समय देश के सबसे बड़े बंगाल प्रांत का अक्टूबर 1905 में विभाजन कर दिया। इसको याद रखेंगे कि बंगाल प्रांत का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था। तो बंगाल प्रांत का विभाजन जो है 1905 में वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। और साथ में ये भी याद रखेंगे कि 1857 की क्रांति के समय में ये जो थे इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है ना कि राष्ट्रीय आंदोलन का, जैसे कि 1857 की क्रांति के समय जो है ये वायसराय कर्जन जो है उसी समय आए हुए थे हमारे देश के वायसराय बन करके। और क्या बताया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर जैसे 1905 में बंगाल प्रांत का विभाजन कर दिया गया। तो क्यों किया गया था, इसका कारण क्या था बंगाल प्रांत का विभाजन करने का? क्योंकि उस समय बंगाल जो था क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा प्रांत था और इसमें बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा, जो वर्तमान में अभी बिहार और उड़ीसा, इसको हम अलग राज्य के नाम से जानते हैं। तो उस समय क्या था, ये तीनों का इसमें बंगाल, बिहार, बंगाल में जो है बिहार तथा उड़ीसा का भी समावेश था, जो कि अभी अलग अलग रूप में हमको देखने को मिलते हैं। अंग्रेजों ने इस विभाजन को प्रशासनिक सुविधा बताया क्योंकि उनका उद्देश्य राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करना था। क्योंकि पूरे देश में राष्ट्रवाद की भावना फैल चुकी थी और बंगाल जो कि बहुत बड़ा प्रांत था, तो उतने बड़े प्रांत में अगर इस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना जो है पनपेगी, तो उसको अगर राष्ट्रवाद की भावना जो है अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी लोगों में, तो उसको दबाना अंग्रेजों को बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बंगाल का विभाजन किया बिहार और उड़ीसा के रूप में। बंगाल को अलग, उड़ीसा को अलग और बिहार को अलग। बंगाल प्रांत के विभाजन के पीछे प्रशासनिक सुविधा एक कारण हो सकता था, किंतु वायसराय कर्जन का वास्तविक उद्देश्य हिंदुओं एवं मुसलमानों में फूट डालकर राष्ट्रीय आंदोलन की भावना को कमजोर बनाना था। नवनिर्मित पूर्वी बंगाल में मुसलमान बहुसंख्यक थे। कर्जन की इस नीति का मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम बहुल प्रांत का निर्माण करना तथा मुसलमानों को ब्रिटिश शासन का समर्थक बनाना। बंगाल विभाजन से जनमत अत्यंत उग्र हो गया। बंगाल का जब विभाजन हुआ तो वहां पर रहने वाले जो लोग थे वो बहुत ज्यादा उग्र हो गए, मतलब कि बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। लोगों ने उस दिन शोक दिवस मनाया, ब्रिटिश माल का बहिष्कार किया, स्वदेशी माल को खरीदने की शपथ ली, वंदे मातरम और स्वदेशी का नारा लगाया। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो इस प्रकार से लोगों के द्वारा जो है विरोध दर्शाया गया था। स्वदेशी का मतलब क्या होता है, अपने देश के लोगों के द्वारा बनाई गई चीजों का ही उपयोग करना। यहाँ पर जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो ये सारे कार्य जो है वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा किया जा रहा था। और विद्यार्थियों ने सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार किया। राष्ट्रीय भावना जागृत करने वाली शिक्षण संस्थाओं यानी कि राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। अब बंग भंग यानी कि बंगाल भंग विरोधी आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया। यानी कि बंगाल विभाजन जो था उसी को ही बंग भंग विरोधी आंदोलन कहा गया है। बंगाल विभाजन युक्ति संगत नहीं था, इसलिए अंग्रेज शासकों को 1911 में इसे रद्द करना पड़ा। अब यहाँ पर बंगाल विभाजन जो था युक्ति संगत नहीं था, इसी के कारण से जब 1911 में इसको रद्द भी कर दिया गया। मतलब बंगाल का विभाजन जो है कब हुआ था, अक्टूबर 1905 में, लेकिन इसको रद्द किया गया 1911 में। यह घटना राष्ट्रवादियों के लिए बहुत बड़ी विजय थी।
कांग्रेस सतत क्रियाशील रही। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, इसे भी याद रखेंगे। एक तो बंगाल का प्रांत का विभाजन जो है अक्टूबर 1905 में हुआ था, फिर यह रद्द कब हुआ तो 1911 में हुआ था, फिर उसके बाद में 1906 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने की। ये जो जितना भी आ रहा है सन वाला इसको याद रखेंगे। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज्य, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा तथा विदेशी बहिष्कार के 4 सूत्रीय कार्यक्रमों को बहुमत से स्वीकार किया। प्रारंभ में कांग्रेस ने नरम विचारधारा वाले सदस्यों को की बहुतायत थी। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस को 2 भागों में विभक्त हो गई, जिसे नरम दल और गरम दल के नाम से जाना जाता है। और इसको भी याद रखेंगे कि सूरत अधिवेशन जो है 1907 के सूरत अधिवेशन 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, और इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस, जो आज आप लोग विभिन्न दलों को जानते हैं जैसे कि भाजपा, कांग्रेस पार्टी है ना, तो ये जो है उसी समय की कांग्रेस की पार्टी है जो आज तक चली आ रही है। तो यही कांग्रेस पार्टी जो है दो भागों में विभक्त हो गया था, एक नरम दल और गरम दल। तो नरम दल क्या था और गरम दल क्या था? नरम दल के नेता कौन थे और गरम दल के नेता कौन थे, हम लोग आगे देखते हैं। नरम दल के नेताओं को विश्वास था कि भारतीयों की मांगों पर न्यायोचित विचार करने के लिए ब्रिटिश शासकों को अनुनय विनय करके मनाया जा सकता है। इसके प्रमुख नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता आदि। 1905 में नरम विचारधारा वाले नेताओं के स्थान पर गरम विचारधारा अर्थात उग्र राष्ट्रवादी नेताओं का महत्व बढ़ने लगा। उसके बाद में गरम दल क्या था? गरम दल के नेताओं का मत था कि सरकार से केवल अनुनय विनय करके भारतीय अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। वे अंग्रेजों की सत्ता को भारत से हर तरह से उखाड़ फेंकना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार की सद्भावना में इन नेताओं को कोई आस्था नहीं थी। उन्होंने जनता में आत्मबल एवं देश प्रेम की भावना जगाई और देश के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने को कहा। ये नेता थे लाल बाल पाल, अर्थात लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल। तो इन दोनों दलों में क्या अंतर था? नरम दल के जो नेता थे वे क्या कर चाहते थे कि जैसे कि वहां पर भारतीयों की मांग को न्यायोचित विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार जो है अनुनय विनय करके मना जा सकता है। इनका मानना था कि भारतीय जो है उनकी जो भी मांगे हैं अंग्रेजों के सामने वो अनुनय विनय करके अपनी मांगों को मनवा सकते हैं, क्योंकि वो न्याय करेंगे, ऐसा उनका मानना था। और इनके नेता जो थे वे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता ये थे। 1905 में जो है नरम दल विचारधारा वाले नेताओं के स्थान पर गरम दल विचारधारा तथा उग्र राष्ट्रवादी नेताओं का महत्व बढ़ने लगा। यहाँ पर देखो क्या बताया जाए, गरम दल वाले नेता कैसे थे? उनका मत था सरकार केवल अनुनय विनय करके भारतीय जो है अपने अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकती। यहाँ अनुनय विनय के द्वारा जो है मनाया जा सकता है करके उनका मानना था, और गरम दल के नेताओं को इस चीज पर विश्वास नहीं था। 1910 में अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध बस्तर में जो है भूमकाल का विद्रोह हुआ। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में नरम एवं गरम दल के नेताओं का उद्देश्य एक ही था, किंतु इनके कार्य करने के जो तरीके थे अलग अलग थे। मतलब दोनों ही चाहते थे कि अंग्रेज जो है भारत से मतलब जिस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, यहाँ पर उनका जो शासन व्यवस्था बना हुआ है वो सारी चीजों को उखाड़ फेंकना चाहते थे। दोनों का उद्देश्य एक ही था, लेकिन काम करने का जो तरीका था वो अलग अलग था। इनके कार्य में देश की जनता में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे का नारा देकर जनता में देश प्रेम की भावना भर गई। इसे याद रखेंगे कि जितने भी नेताओं के नारे यहाँ पर दिए जा रहे हैं उसको आप लोग को याद रखना है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जो नारा था वह था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित गीत वंदे मातरम, जो आप लोग राष्ट्र यहाँ पर वंदे मातरम जो है क्या बोल रहे हैं कि राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम, आप लोग
स्कूलों में जब सुबह या फिर स्कूल जब स्टार्ट होता है सुबह के समय या दोपहर के समय, तो इस राष्ट्रगीत के द्वारा और राष्ट्रगान के द्वारा होता है। तो वंदे मातरम के जो रचयिता थे वे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। इन्होंने क्या किया, भारतवासियों में मातृभूमि के प्रति प्रेम और श्रद्धा की भावना जगाई। इस गीत के माध्यम से लोगों के हृदय में मातृभूमि के प्रति प्रेम और श्रद्धा की भावना जगाई। लोकमान्य तिलक ने केसरी और मराठा नामक समाचार पत्रों के द्वारा राष्ट्रवादियों को एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने जनता में राजनीतिक जागरण के लिए लोकप्रिय उत्सवों जैसे गणेश उत्सव एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए अनेक आंदोलन चलाए। इस समय छत्तीसगढ़ के रांची में पंडित सुंदरलाल शर्मा और पंडित नारायण राव मेघावले ने राष्ट्रीय खादी आश्रम की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए कम मूल्य में खादी बेचकर खादी को लोकप्रिय बनाया। मूल्य की कमी को उन्होंने अपना खेत बेचकर पूरा किया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जैसे कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के रांची में पंडित सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावले ने जब राष्ट्रीय खादी आश्रम की स्थापना की, तो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो खादी आश्रम की स्थापना की थी तो वहाँ खादी के वस्त्र बनाए जा रहे थे, उसको कम मूल्य में बेच करके खादी को लोकप्रिय बनाया। अब कोई भी वस्तु जैसे कि कम मूल्य में मिलेगा तो उसे हर कोई खरीदना चाहेगा, तो ऐसे ही उसको खरीदे लोग, ताकि उससे क्या होगा, वो लोकप्रिय होगा। और मूल्य की कमी, कम मूल्य में दे रहे हैं तो उनको तो नुकसान है ना, तो उस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने खेत को बेच करके पूरा किया। क्रांतिकारी आंदोलन, देश में ऐसे विचारधारा वाले नौजवान भी थे जो अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उत्साही थे। वे सीधी कार्यवाही पर विश्वास करते थे। और क्या बोल रहे हैं, सीधी कार्यवाही पर। ऐसे उत्साही समर्पित नवयुवकों के संगठन को क्रांतिकारी दल के नाम से जाना जाता था। इस क्रांतिकारी संगठन के अधिकांश सदस्य जोशीले नौजवान थे। वे गोला बारूद बनाने और हथियार चलाने का प्रशिक्षण देते थे एवं अंग्रेजों के विरुद्ध सक्रिय संघर्ष के पक्षधर थे। वे महाराष्ट्र में अभिनव भारत एवं बंगाल में अनुशीलन समिति के सदस्य के रूप में सक्रिय थे। जो मतलब कि जोशीले नौजवानों के बारे में यहाँ पर पाठ में जैसे बताया जा रहा है कि देश के में ऐसे विचारधारा नौजवान थे जो अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे, उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि वे महाराष्ट्र में अभिनव भारत और बंगाल में अनुशीलन समिति के सदस्य के रूप में सक्रिय थे। वे पंजाब और उत्तर भारत में भी अधिक लोकप्रिय थे। इनके अलावा विदेशों में भी श्याम जी कृष्ण वर्मा, मैडम भीका जी कामा, बरकत उल्लाह, BBS अय्यर, रास बिहारी बोस, BD सावरकर, ओबेदुल्ला आदि क्रांतिकारी प्रमुख थे। ये क्रांतिकारी अपने उद्देश्य में आंशिक रूप से सफल भी हुए। उनके आत्म बलिदान ने भारतीयों के हृदय में देश प्रेम और विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष की भावना का प्रचार प्रसार किया। ये क्रांतिकारी देश के लिए प्रेरणा स्रोत बने। अंग्रेजों को भारतीयों में फूट डालो की नीति के कारण ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान की अध्यक्षता में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसको याद रखेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सत्ता के प्रति निष्ठा प्रकट की थी। बाद में उन्हें भी अंग्रेजों की दोहरी नीति समझ में आ गई। पहले मतलब कि मुस्लिम लीग जो था वो भी अंग्रेजों का समर्थक था, लेकिन बाद में उसकी दोहरी नीति को समझ जाता है। अंततः लखनऊ में सन 1916 में सर्वदलीय बैठक में समझौता हुआ। परिणाम सब हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर असहयोग आंदोलन, असहयोग मतलब कि किसी भी प्रकार से अंग्रेजों को सहयोग नहीं देना, इसी को ही असहयोग आंदोलन कहा जाता है। इसमें अंग्रेजों के विरुद्ध जबरदस्त संघर्ष किया। छत्तीसगढ़ में भी क्रांतिकारी संगठन संचालित हुए। इन संस्थाओं में मालिनी रीडिंग क्लब, पीपल टीचर्स एसोसिएशन, कवि समाज राज्य एवं छत्तीसगढ़ बाल समाज प्रमुख संगठन थे। इन संगठनों ने छत्तीसगढ़ के युवकों को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिवर्तन की प्रेरणा दी और छत्तीसगढ़ की जनता में राष्ट्रीय जागृति के मार्ग को प्रशस्त किया। उनका उद्देश्य समाज सुधार के साथ ही राष्ट्रीय भावना को विकसित करना था। नरम और गरम दल का प्रभाव रायपुर के प्रांतीय अधिवेशन पर भी पड़ा। यहाँ वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत से कार्यवाही की शुरुआत करने के सुझाव पर वैचारिक मतभेद हुए। दादा साहेब खापरडेव एवं उनके साथियों ने तात्या पारा रायपुर के हनुमान मंदिर के सामने वंदे मातरम का सामूहिक नारा लगाया और जनसभा में स्वदेशी के महत्व को समझाया।
सन 1911 में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। इसको याद रखेंगे कि आज हमारे देश की राजधानी जो है दिल्ली है, लेकिन पुराने समय में हमारे देश की राजधानी जो थी वो कलकत्ता थी। कलकत्ता को बदल करके 1911 में कलकत्ता के स्थान पर हमारे देश की राजधानी दिल्ली को बनाया गया। यूरोप में कुछ ऐसे भारतीय युवा छात्र थे जो कि भारत की आजादी के लिए सशस्त्र क्रांति एवं संघर्ष का विचार रखते थे। ऐसे ही विचार वाले युवकों का एक दल गदर पार्टी के नाम से 1913 में उत्तर अमेरिका में सक्रिय हुआ। याद रखेंगे कि गदर पार्टी जो था वो उत्तर अमेरिका में 1913 में सक्रिय हुआ था और इसके नेता जो थे वो लाला हरदयाल थे। इनकी सक्रियता के कारण ही इन्हें देश से निष्कासित किया गया था। कुछ समय बाद गदर पार्टी के कुछ सदस्य भारत में लौट आए। प्रथम विश्व युद्ध से लौटे सिपाहियों के बीच सशस्त्र क्रांति के तरीके का प्रचार किया। इसी बीच यूरोप के साम्राज्यवादी देशों ने दो विरोधी गुटों के बीच शत्रुता के कारण सन 1914 में एक बड़ा युद्ध हुआ जो 1918 तक चला। ये जो 1914 से 18 तक युद्ध चला था इसे ही प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय साधनों और सिपाहियों का युद्ध में उपयोग किया। भारत विश्व युद्ध का प्रभाव एवं ब्रिटिश सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण से दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे। अब यहाँ पर युद्ध हो रहा था जिसके कारण से जो घरेलू उपयोग की जो वस्तुएं होती हैं उसके दाम जो है बढ़ने लगे। इस समय ब्रिटिश सरकार ने नागरिकों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए और क्या किया, अतः भारतीयों में असंतोष बढ़ने लगा। ऐसी स्थिति को देखते हुए आयरलैंड से भारत आई हुई महिला जो इसका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। ये होम रूल आंदोलन क्या था? होम रूल अर्थात स्वशासन, जिसका अर्थ है अपने शासन को स्वयं चलाना। होम रूल का अर्थ है स्वशासन, जिसका अर्थ है अपने शासन को स्वयं चलाना। इसे देश के आंतरिक शासन को संचालित करने का अधिकार भारतीयों को प्राप्त हो जाता है। इसे ही स्वराज भी कहा जाता है। और डॉक्टर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने संपूर्ण देश का सघन दौरा किया और स्वराज की मांग को लोगों तक पहुंचाया। भारत में बढ़ते असंतोष, होम रूल आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता और यूरोप की युद्धजन्य परिस्थितियों के कारण ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को कुछ महत्वहीन विभाग सौंप दिए थे। इसी नियम के अंतर्गत मध्य प्रांत के विधान परिषद का प्रथम चुनाव हुआ। इसमें छत्तीसगढ़ के बहुत से नेता चुनकर गए, जिनमें प्रमुख थे राघवेंद्र राव, पंडित रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा एवं बाजीराव कृदत्त आदि। तो यहाँ पर आज ये टॉपिक जो है समाप्त होता है। इसके आगे क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।